हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो चौहान वंश है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चौहानों के कुछ छोटे मोटे जो राजवंश हैं, जैसे नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, ये कुछ जो छोटे मोटे जो राजवंश बचे हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश है, राजपूत राजवंश है, गुहिल वंश, उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये राजस्थान के इतिहास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ के गुहिल, हेडिंग डाल लो। मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ के गुहिल की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो यही है कि ये राजवंश कितना प्राचीन है। तो देखा जाए दोस्तों, 566 567 से ये राजवंश शुरू होता है मेवाड़ के अंदर और लगभग 1947 तक, जब भारत आजाद होता है, तब तक ये राजवंश चलता है। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1450 साल जो है वो निकल करके आती है। तो हम राउंड फिगर में अगर हम लें तो लगभग 1500 वर्षों तक ये जो राजवंश है इसने मेवाड़ पर शासन किया है, गुहिल वंश ने। और ये जो गुहिल वंश है ये राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा राजवंश है, गुहिल वंश, जिसने इतने लंबे समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया है। वरना जब हम और कोई राजवंश पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल वंश पढ़ते हैं, तो जो इनकी जो एक लेंथ आती है, इनका जो शासनकाल आता है वो 300 साल 200 साल। जो मुगल वंश है ये भी लगभग लगभग 527 से लेकर के और 1857 क्रांति में जब बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है तो ये 300 350 साल तक मुगल वंश चलता है। लेकिन जो गुहिल वंश है ये लगभग 1500 साल तक इसका टेन्योर रहता है। तो जो पूरे विश्व के अंदर कोई जो राजवंश है जो इतना लंबे समय तक शासन करता है किसी क्षेत्र विशेष पर, तो वो गुहिल वंश है। ये तो हो जाती है राजवंश की प्राचीनता। अब हम बात करते हैं मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मेवाड़ के जो गुहिल वंश इसको हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस मेवाड़ के अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हेडिंग डाल लो, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति। ये ब्रीफ जानकारी है। आज का जो अपना वीडियो रहेगा ये बेसिक वीडियो रहेगा मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इनका, और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह समझाने की, इसकी पृष्ठभूमि बनाने की। मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं राजस्थान का। ये हमारा प्यारा राजस्थान हो गया। तो ये जो राजस्थान है इसके दक्षिणी क्षेत्र पर जो गुहिल वंश इसका शासन रहा था, और वो क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा भीलवाड़ा। इसके जस्ट नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के जस्ट नीचे प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के बगल में जाएंगे तो मिलता है हमें राजसमंद, और थोड़ा इधर जाएंगे तो मिलता है उदयपुर। तो ये मुख्य मुख्य 5 जो वर्तमान जिले थे, इसके अंदर जो गुहिल वंश इसको हम पढ़ा करते थे। लेकिन जब से नवीनतम जिलों का गठन हुआ है तो 2 जिले इसके अंदर और ऐड हो गए हैं। भीलवाड़ा से टूटकर तो बन गया क्या, शाहपुरा, और उदयपुर से टूटकर बन गया सलूम्बर। तो ये जो 2 जिले हैं अब हमें और पढ़ने पड़ते हैं। तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश इनका शासन कहाँ रहा था, इन क्षेत्रों में रहा था। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ये अलग है, ये मेवाड़ के अंदर शामिल नहीं है, ये आते हैं वागड़ के अंदर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग है और मेवाड़ क्षेत्र अलग है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई भौगोलिक स्थिति की बात कि इसके अंदर कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। शाहपुरा जो अलग हुआ है किससे, भीलवाड़ा से।
दूसरा आ जाएगा भीलवाड़ा, तीसरा आ जाएगा चित्तौड़, चौथा प्रतापगढ़, फिर उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, और उसके बाद में राजसमंद। तो ये मोटे मोटे जो जिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है, क्राइटेरिया हमारे दिमाग में बन जाएगा कि जो मेवाड़ क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये हमें जानकारी रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के प्राचीन नामों की, किसी से चर्चा करेंगे, मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है हम इनकी चर्चा करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, और एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे कि भाई प्राचीन नाम जो है वो नाम क्यों है। मेवाड़ के प्राचीन नाम, जब हम मेवाड़ के प्राचीन नाम पढ़ते हैं तो हमें एक नाम मिलता है, वो नाम मिलता है इसका मेदपाट। एक और नाम मिलता है, वो मिलता है शिवी जनपद, और एक मिलता है प्रागवाट। मेदपाट या मेरपाट या मेघपाटन, तो ये नाम, इसके यही नाम क्यों पड़े, कोई दूसरे नाम भी पड़ जाने चाहिए थे भाई, कोई तो रीजन रहा होगा कि इनके ये वाले नाम पड़े। तो वो रीजन क्या था, ये वो देखो दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में एक जिला राज्य है जिसका नाम है पंजाब, और इस पंजाब के अंदर कुछ जनजातियां रहा करती थी, और वो जनजातियां थी योद्धे, मेद, इसी को मेर कह लो, मालव और शिवी। ये क्या थी दोस्तों, जनजातियां थी ये। क्या होता है जब सिकंदर आक्रमण करता है, जब भारत पर किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, और आपको पता है सिकंदर का आक्रमण कब होता है, 325 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो सिकंदर जब इस पंजाब पर आक्रमण करता है, तो ये जो जो जातियां होती है, ये क्या करती है, विस्थापन करती है। क्या करती है, विस्थापन करती है। जिसे जो योद्धे जनजाति है ना, वो कहां पे जाकर निवास करने लग जाती है, राजस्थान के उत्तर में। योद्धे जनजाति है जो कहाँ निवास करने लग जाती है, राजस्थान के उत्तर में। मालव जनजाति कहाँ चली जाती है, राजस्थान को पार करके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चली जाती है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा। बाकी बचती है मेद और शिवी। तो ये जनजातियां कहाँ आ जाती है, ये जनजाति आ जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो शिवी जनपद क्यों नाम पड़ा, शिवी जनजाति कारण से नाम पड़ गया शिवी जनपद। और मेदपाट क्या पड़ा, मेद जनजाति के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेदपाट। प्रागवाट क्यों कहते हैं भाई, प्रागवाट पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश के कारण से क्या कहा जाता है, पठारी प्रदेश के कारण से प्रागवाट कहा जाता है। तो ये हो गई दोस्तों इसके उपनामों की चर्चा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसे अब नोट डाउन कर लो, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं गुहिलों की उत्पत्ति की। हमने बात कर ली है इस वंश, जो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश, इसकी प्राचीनता की, ये कितना प्राचीन है, ये यहाँ के जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, हमने उसकी बात कर ली। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर इसके जो उपनाम है, वो उपनाम क्या है और क्यों है, इसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे गुहिल वंश की उत्पत्ति की, कौन कौन से जो विद्वान हैं वो विद्वान क्या क्या कहते हैं गुहिल वंश को लेकर के, अब हम उसकी बात करेंगे। और ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर के। वैसे तो हर विद्वान अपना एक अलग मत देता है कि अब मेरे लिए असली तो बात ये होगी, पर जो मुख्य मुख्य हम उसकी बात करेंगे। तो लिखो, गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति।
सबसे पहले हम जिसका कथन पढ़ेंगे उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि जो गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, सुनिएगा। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वल्लभी। कौन सी जगह है? गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वल्लभी। वल्लभी एक जगह है गुजरात के अंदर, और इस वल्लभी का एक राजा था जिसका नाम था शिलादित्य। जिसका क्या नाम था? इसका नाम था शिलादित्य। वल्लभी का राजा था, इसका नाम क्या था? शिलादित्य। और ये जो शिलादित्य है, इस शिलादित्य की जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पावती। उसका क्या नाम था? उसका नाम था पुष्पावती। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि पुष्पावती क्या थी? उन दिनों गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। पुष्पावती जो थी उन दिनों गर्भवती थी। जब पुष्पावती गर्भवती होती है तो जो नगर के जो पंडित वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि राजमाता आप गर्भवती हो, और ऐसे समय पर तीर्थ स्थलों के दर्शन करना शुभ माना जाता है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, और आप तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाओ, आपको यकीनन बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। पुष्पावती को लगता है कि बात सही है, और पुष्पावती जो तीर्थ स्थल होते हैं उसकी यात्रा करने के लिए निकल जाती है। और कहाँ जाती है? तो मेवाड़ के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर क्या? तीर्थ स्थल। मेवाड़ के जो तीर्थ स्थल है, वो जो तीर्थ स्थल है मेवाड़ के अंदर, उसके जो क्या दर्शन करने चली जाती है। पीछे से क्या होता है, जो शिलादित्य है, इस शिलादित्य का संघर्ष किसके साथ में होता है? भीलों के साथ में। जो वल्लभी के अंदर भील थे, वो भील क्या करते हैं? शिलादित्य पर आक्रमण कर देते हैं, और भीलों के साथ क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। शिलादित्य का भीलों के साथ में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? शिलादित्य की मृत्यु। रानी मेवाड़ के तीर्थ स्थल है, पुष्पावती उसके दर्शन कर रही है, तो रानी को खबर मिलती है कि जो शिलादित्य थे वो निपट गए। शिलादित्य जो थे वो निपट गए। अब क्या किया जाए? तो रानी को लगता है कि जो भील हैं जिन्होंने शिलादित्य को मारा है वो मेरे पीछे भी यकीनन आएंगे, और वो जो इसका वंशज है जो मेरे गर्भ में पल रहा है वो इसको भी मारेंगे। तो रानी क्या करती है? ये कहती है कि मैं भी सती होंगी। रानी बोलती है कि मैं अब जीकर क्या करूंगी, जब मेरे पति ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी। और रानी क्या करती है? जो सती होने की पूरी तैयारी में जुट जाती है। और जब वो सती होने के लिए जा रही होती है तो रानी की मुलाकात एक नागर ब्राह्मण होते हैं, नागर ब्राह्मण दंपति जोड़ा होता है, उनसे उसकी मुलाकात होती है। और वो कौन कौन होते हैं? नागर ब्राह्मण, जिसमें एक तो होता है विजयादित्य, और जो इसकी पत्नी रहती है इसका नाम होता है। तो ये जो विजयादित्य नागर ब्राह्मण है, ये क्या कहता है कि ये रोकता है पुष्पावती को और कहता है कि आप क्या करने जा रहे हो? तो पुष्पावती कहती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं यहाँ पे तीर्थ स्थलों के दर्शन करने आई थी। अब जब वो ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी, तो मैं भी सती होने जा रही हूँ। विजयादित्य ने कहा कि देवी आपकी बात बिल्कुल सही है, और पति की मृत्यु के बाद में पत्नी का सती हो जाना, आप साक्षात धर्म का पालन कर रही हो, परंतु एक अड़चन है। पुष्पावती पूछती है वो क्या? वो अड़चन ये है कि आप गर्भवती हो, और गर्भवती महिला सती हो ऐसे प्रमाण हमारे जो वेद है पुराण है इनमें नहीं मिलते हैं, या यूं कह लो इनकी अनुमति हमारे जो शास्त्र है हमको नहीं देते हैं। आप एक काम करो, इस बच्चे को जन्म दे लो, उसके बाद में फिर आप सती हो जाना। ये बात पुष्पावती को सही लगती है, और पुष्पावती क्या करती है? ठीक है, मैं सती नहीं होंगी और मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी, उसके बाद में सती होंगी। ठीक है। पर पुष्पावती को एक डर सताता रहता है कि जिस तरह से बीलू ने मेरे पति को मारा था वो मुझे भी मार सकते हैं। इस कारण से पुष्पावती क्या करती है? गुफाओं में निवास करने लग जाती है। और गुफाओं में क्या होता है, तो वो एक दिन पुत्र को जन्म देती है, और गुफा में उस पुत्र का जन्म होने के कारण उसका नाम क्या रखा जाता है? गुहादित्य। उसका नाम गुहादित्य रखा जाता है, या गुहिलादित्य। तो गुहादित्य को
पुष्पावती नागर जो दंपति है जोड़ा है उसको सौंप करके स्वयं क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड ने ये वाली कहानी बताई है कि जो गोहिल वंश का संस्थापक है वो गुहादित्य है, और ये उसकी कहानी थी, और वही उसी ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। ये वाली बात कर्नल जेम्स टोड हमको बता करके जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले मत की। अब हम बात करेंगे अभिलेखों के अनुसार जो गोहिलों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और हम आगे बढ़ते हैं अगले मत के बारे में। हमने पहला मत पढ़ा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। अब बात करेंगे हम अभिलेखों के अनुसार। अब हम किसकी बात करेंगे, अभिलेखों के अनुसार हम बात करेंगे। तो सेकंड जो गोहिलों की उत्पत्ति का जो मत है वो है अभिलेख। दूसरा कौन सा है, अभिलेख के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अभिलेखों की हम बात करेंगे तो एक विद्वान इतिहासकार हमारे सामने निकल के आता है जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। और भंडारकर क्या कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने कहानी सुनाई। कर्नल जेम्स टोड अच्छे ज्ञानी लोग हैं जो कहानी बना देते हैं, पर मैं साक्ष्य पे बात करता हूँ। और पता नहीं है आहड़ का अभिलेख कहीं से उठा लाते हैं, और आहड़ का अभिलेख उठा करके लाते हैं, और आहड़ के अभिलेख में क्या कहते हैं ये कि देखो देखो ये रहा वो अभिलेख। लोगों ने देखा और पूछा कि भंडारकर क्या है इसके अंदर, पढ़ के तो बताओ, आप ही पढ़ सकते हो इसको। तो भंडारकर पढ़ के सुनाता ही है। अरे ढंग से देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो गुहिल है, ये गुहिल गुजरात की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आनंदपुर। क्या नाम है, आनंदपुर। आनंदपुर गुजरात की एक जगह पड़ती है। तो ये जो गुहिल है ना, जो वहां से आए थे। और साक्ष्य है मेरे सामने, कौन सा साक्ष्य है, आहड़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख, आहड़ का अभिलेख। ठीक है, मैं कहानियों पे बात नहीं करता, मैं साक्ष्यों पे बात करता हूँ। तो डॉक्टर भंडारकर क्या बोल के जाते हैं कि जो गुहिल थे ये कहाँ से आए थे, गुजरात की एक जगह पड़ती है आनंदपुर वडनगर। आनंदपुर एक वडनगर और लिख लो इसके अंदर, कौन सा लिख लो, वडनगर। वडनगर या वडनगर एक ही बात है दोस्तों, वडनगर एक बात नहीं है दोस्तों, अलग अलग बात है दरअसल। ये वडनगर तो है गुजरात के अंदर, वडनगर सिरोही के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात के अंदर आनंदपुर वडनगर का जो जगह है यहीं से क्या आए थे, गोहिल आए थे। सेकंड मत हमारे पास में आता है। गोहिलों की उत्पत्ति का जो तीसरा मत है वो मत देता है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल बिल्कुल अलग व्यक्ति था, अलग। अबुल फजल मुझे पता नहीं कि अबुल फजल ने क्या सोच करके मत दिया, पर हम उससे चर्चा करते हैं। अबुल फजल कहता है कि कर्नल जेम्स टोड भी गलत बता रहा है, कर्नल जेम्स टोड कुछ नहीं पता, और अभिलेखों में कुछ नहीं लिखा हो, अभिलेख भी फर्जी है। फिर अबुल फजल असली बात क्या है, तो सुनो असली बात मैं बताता हूँ। अबुल फजल कहता है कि दरअसल क्या था, ये जो गुहिल थे ना, ये गुहिल ईरान के अंदर एक राजा था। ईरान का एक राजा था जिसका नाम था आदिल शेर खां। शेर खां आदिल, शेर खां आदिल। तो ये जो शेर खां आदिल था ना, ईरान का जो राजा था, गुहिल इसके वंशज थे। तो ये जो मत है वो अबुल फजल लेकर के आता है। हालांकि बाद में इसकी आलोचना बहुत होती है, और अबुल फजल को लगता है कि यार क्या ही दे दिया मैंने ये मत। आलोचना ऐसे होती है कि एक मात्र अबुल फजल ही ऐसा है जो ये कहता है कि ये तो कोई ईरान का राजा था, शेर खां आदिल उसकी संतान थी। जबकि उस वक्त के जो अन्य इतिहासकार हैं, भाट हो गए, चारण हो गए, जैनों के जो ग्रंथ हैं, उसमें किसी में भी इस चीज का उल्लेख नहीं है कि जो गुहिल थे वो ईरान के जो शेर खां आदिल है इसकी संतान थे, या इससे उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मत है ये अबुल फजल के द्वारा दिया गया इतना प्रमाणिक सिद्ध नहीं होता है, पर पर अब अबुल फजल ने जो मत दिया है हमें उसको पढ़ना है, तो हमने वो पढ़ लिया। अब बात करते हैं अंतिम मत की और सबसे प्रमाणिक मत की। मैं इसको नोट मिटा देता हूं, और जो चौथा मत है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के द्वारा हम समझ पाएंगे कि जो गुहिल है इनकी उत्पत्ति वास्तव में कहां से हुई थी, और जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है, और गुहिलों की उत्पत्ति का जो संस्थापक कौन है, सारी चीजें हमें जो अब हम पढ़ेंगे मत उससे हमें पता चल जाएगी। तो चौथा जो मत है वो आप लिख लो, सामोली का अभिलेख।
सामोली अभिलेख कब का है ये? 646 ईस्वी का है। सामोली का अभिलेख क्या है? 646 ईस्वी का है ये। सबसे पहले तो बात करते हैं जो सामोली का अभिलेख है, ये पढ़ करके कौन सुनाता है? तो ये पढ़ करके सुनाता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और जीएच ओझा जैसे ही सामोली का अभिलेख पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सबसे पहले गालियां किसको देते हैं? तो कर्नल टोड को गालियां देते हैं कि कर्नल टोड ने क्या कर दिया। ये आप लोगों को पता होगा कि जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इसने कर्नल टोड की जो बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसकी काफी सारी जो अशुद्धियां थी, उन अशुद्धियों को भी उन्होंने ठीक किया था। तो वैसे ही एक अशुद्धियां थी जो उन्होंने मत दिया था, उसी मत को इन्होंने सही किया था। कैसे किया था? कर्नल टोड कह रहे थे कि जो शिलादित्य है वो पिता है किसके? शिलादित्य का पुत्र है गुहादित्य। कर्नल टोड का यही तो मत था कि जो शिलादित्य उसका पुत्र कौन है? गुहादित्य। ये कर्नल टोड बोल के जाते हैं। तो जीएच ओझा कर्नल टोड की जो थ्योरी है उसको गलत साबित करते हैं कि भाई असल में ऐसा नहीं हुआ था। और असल में कैसा हुआ था? तो जीएच ओझा इसको पढ़ के सुनाते हैं। और यह अभिलेख क्या कहता है? तो यह अभिलेख कहता है कि 646 ईस्वी में मेवाड़ का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ये मेवाड़ का क्षेत्र असल में क्या था? भील इलाका था। क्या था? भील इलाका था। और इस भील इलाके का जो राजा था उसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। और ये जो शिलादित्य है ये गुहिल वंश का 5वां शासक था। ये अभिलेख हमको साफ बोल के जाता है कि जो 646 ईस्वी के अंदर मेवाड़ क्षेत्र जो है वो एक भील इलाका है, और उस भील इलाके का जो राजा है वो शिलादित्य है। और ये जो शिलादित्य है ये गुहिल वंश का 5वां शासक है। तो गुहिल वंश का 5वां शासक शिलादित्य है। और गुहिल वंश की स्थापना कौन कर रहा है? गुहादित्य। तो शिलादित्य इसका पिता कैसे हो गया? ये तो इसका पोता या पड़पोता लगेगा ना। तो ये वाली बात कौन पढ़ के सुनाता है हमें? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा पढ़ के सुनाता है ये। और मेवाड़ क्षेत्र वास्तव में एक भील इलाका है। मेरे को याद है दोस्तों, मैं ट्रेनिंग सेंटर पे था, मेरी ट्रेनिंग सेंटर भी उसी क्षेत्र में हुई थी। और जिस क्षेत्र में हम थे वो पूरा का पूरा क्षेत्र आज भी ट्राइबल जो लोग हैं हमें वास्तविक वहीं पे देखने को मिलता है। तो उस वक्त ये भील इलाका होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक वो भील इलाका है, तो पहले भी वो भील इलाका ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बात प्रमाणिक सिद्ध होती है कि जो सामोली का अभिलेख है जो हमें बताता है वो ये है। ठीक है। इसके बाद में सामोली का अभिलेख क्या करता है? एक जानकारी और हमको देता है ये, और वो जानकारी ये देता है कि जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के जो शासक हैं, गुहिल वंश के शासकों के कालक्रम का क्या करता है? निर्धारण करता है। गुहिल वंश के शासकों के कालक्रम का क्या करता है? निर्धारण करता है ये। ठीक है दोस्तों, कालक्रम को क्या करता है? निर्धारण कर देता है ये। इस अभिलेख के अंदर से हमें एक जानकारी और मिलती है, और वो जानकारी क्या मिलती है कि सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वटनगर। क्या नाम है उसका? वटनगर। और उस वटनगर का एक महत्तर था जिसका नाम था जैनतक। उसका क्या नाम था? उसका नाम था जैनतक। और उस जैनतक ने अरण्यवासिनी माता का मंदिर के निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अरण्यवासिनी माता का मंदिर आगे चल करके कौन से जो नाम से जाना जाता है? तो जावर माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। असल में जो जावर माता का मंदिर है वो प्राचीन काल में अरण्यवासिनी का मंदिर कहलाता था। ठीक है। तो ये जानकारी हमें कौन देता है? सामोली का अभिलेख देता है। हालांकि फिर हम आगे बात करते हैं कि जब जो जैनतक है जब उसने उस मंदिर का निर्माण करवा दिया, और जब वो उस मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा था, तब उसे लगा कि मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया और अब मैं जिक्र क्या ही करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं इस मंदिर को बनवाने के लिए आया था। और कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो जैनतक है इसने क्या कर लिया था? इसने समाधि ले ली थी, अपने प्राणों को समाप्त कर लिया था। ये जानकारी भी हमें कौन देता है? ये जानकारी भी हमें देता है सामोली का अभिलेख। तो लिख लो, इस सामोली के अभिलेख से हमें जावर माता मंदिर
व उत्खनन की जानकारी मिलती है। उत्खनन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये था सामोली का अभिलेख, और सामोली के अभिलेख से साफ पता चलता है कि जो शिलादित्य था, शिलादित्य जो था वो पांचवा शासक था गुहिल वंश का, और गुहिल वंश का जो पहला शासक था गुहिलादित्य था। इन दोनों के बीच में 3 शासक और हुए हैं, और वो किस प्रकार हुए हैं हालांकि बाद में इसका भी पता लगा लिया जाता है। तो और वो कैसे कैसे होते हैं, पहला जो था वो था गुहिलादित्य, गुहादित्य। इसके बाद में जो राजा बनता है वो बनता है भोज, फिर राजा बनता है महेंद्र, फिर बनता है नागादित्य। दोस्तों ये नागादित्य भैया जिसने नागदा की स्थापना की थी, नागदा शहर जिसने बसाया था वो नागादित्य, वो यही नागादित्य है। और 5वें नंबर पे शिलादित्य। तो ये थी राजपूतों के जो गुहिल है, गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत। हमने 4 मतों की चर्चा की है, कर्नल टोड, आहड़ अभिलेख, अबुल फजल और सामोली अभिलेख। ठीक है दोस्तों, एस ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुहिलों की उत्पत्ति तो हो गया। गुहिल वंश जो है वो इतना ज्यादा विस्तार में फैला हुआ है, उसकी जो जो हमारे इतिहासकार है वो तो इस जो राजवंश इसकी प्रशंसा करते ही है, साथ ही साथ जो विदेशी इतिहासकार है वो भी क्या करते हैं, जो गुहिल वंश के राजा हैं, इनकी प्रशंसा करता है। जैसे एग्जांपल लो तो मैं तुजुक ए बाबरी नाम के ग्रंथ है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कह लो, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो ग्रंथ है ना तुजुक ए बाबरी, इसके अंदर बाबर ये कहता है कि मैं जब दिल्ली आया था ना, तब मैंने देखा था कि जो राणा सांगा है इसके अंदर इतनी पावर थी कि दिल्ली, मालवा और गुजरात में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और जो राणा सांगा था ना, उसने अपने तलवार के दम पर अपने साम्राज्य को खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं तारीफ ही कर रहा है वो राणा सांगा की। और एक हमें और जानकारी मिलती है, तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी के बारे में वो महाराणा अमर सिंह के बारे में कहता है कि महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के जो योग्य सरदार या योग्य शासक है उनमें से एक है, और ये कभी भी किसी भी राजा के सामने नहीं झुकते हैं, और इन्होंने निरंतर युद्ध किए हैं पर फिर भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो ये कौन कहता है, तुजू के जहांगीरी में जहांगीर कह के जाता है। तो ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो मेवाड़ के जो महाराणा है उनकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं। गुहिल वंश की पृष्ठभूमि, गुहिलों की शुरुआत कह लो या पृष्ठभूमि कह लो, एक ही बात। अलग अलग विद्वान मानते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति की जो जगह है वो जगह भी अलग अलग है। तो वो क्या क्या है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कर्नल टोड की। पहले हम चर्चा करते हैं इसी कर्नल टोड की। कर्नल टोड क्या कहता है, कर्नल टोड जो है गुहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ की बताता है। तो कर्नल कहता है कि जो इडर है, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है इडर। तो क्या हुआ, गुहिलों ने क्या किया, जो इडर के अंदर जो भील शासक थे उन भीलों को मार करके वहां पर अधिकार कर लिया, और वहीं से इनकी शुरुआत हुई।
ये कहता है कर्नल टोड। कहाँ शुरुआत की इन्होंने? इडर से। सेकंड बात करते हैं हम जनश्रुति की। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार एक बहुत लंबी कहानी है, पर उस कहानी का बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो जो कहानी है एक तरह से कल्पनाओं से भरी पूरी कहानी है वो। उसका जो मेन जो निचोड़ है वो ये है कि वो जो कहानी कहती है हमें ये कि जो गुहिल है, उन गुहिलों का जो आरंभिक क्षेत्र रहा था वो रहा था नागदा। आरंभिक क्षेत्र क्या रहा था? नागदा। तो दोस्तों, तीसरी हम बात करते हैं साक्ष्यों के आधार पर। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 1869 ईस्वी के अंदर मैं आगरा गया था और मैंने वहां पे थोड़ी सी खुदाई की थी, तो वहां पे मुझे लगभग लगभग 3000 चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के मुझे मिले हैं। और मजे वाली बात बताओ क्या है? उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उन पे श्री गोहिल का अंकन ये लिखा हुआ है। अच्छा, श्री गोहिल का अंकन लिखा हुआ है कहाँ पे? आगरा के अंदर। तो मतलब गोहिलों की जो राज्य की सीमा थी वो आगरा तक थी। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है गोपीनाथ शर्मा कि कितने सिक्के मिले हैं? 3000 चांदी के, 9 तांबे के, और उन पे क्या लिखा हुआ है? श्री गुहिल का अंकन है। क्या लिखा हुआ है उन पे? श्री गुहिल का क्या किया गया? श्री गुहिल का उन पे क्या किया गया? अंकन किया गया है। तो गोपीनाथ शर्मा कहता है कि शुरुआत कहीं से भी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहाँ तक फैले हुए थे ये? आगरा तक फैले हुए थे। इनका जो राज्य था कहाँ तक था? आगरा तक था। तो ये हो गई गुहिलों की पृष्ठभूमि। ठीक है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे बात करते हैं। आज हम बप्पा रावल को स्टार्ट कर देंगे। ये बप्पा रावल को की हेडिंग लगा देंगे। फिर कल से हम कंटिन्यू बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल से आगे जो शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है दोस्तों, ब्रीफ क्लास है, ज्यादातर इसके अंदर नॉर्मल जानकारी जो है मेवाड़ के जो इतिहास है, प्रारंभिक जानकारी है, उसकी हमने चर्चा की। अब सुनना, फिर से कर्नल टोड आता है। और कर्नल टोड क्या कहता है? कर्नल टोड कहता है कि एक राजा हुआ था गुहिल वंश की 5वीं पीढ़ी के अंदर। इसका नाम था नागादित्य। इसका नाम क्या था? नागादित्य। और इस नागादित्य का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था बप्पा रावल। नागादित्य का पुत्र था, उस पुत्र का क्या नाम था? बप्पा रावल। इसी का दूसरा नाम मिलता है कालभोज। इसी का दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? इसी का दूसरा नाम हमें मिलता है कालभोज। कहते हैं जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तो नागादित्य की भीलों के साथ में संघर्ष होता है और उसमें नागादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 3 वर्ष का जो बप्पा रावल है अब उसके जीवन का संकट आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो मेवाड़ की जो सरदार वगैरह होते हैं उनको लगता है कि अब एक ही व्यक्ति है जो इनकी मदद कर सकता है, बप्पा रावल की। पता करवाया तो कौन है? तो है नागर ब्राह्मण। पहले भी जब इतिहास के अंदर जो गोहिलादित्य था उसको लालन पालन किसने किया? तो नागर ब्राह्मणों ने किया। तो क्या करते हैं, ये बप्पा रावल जो 3 वर्ष का था इसको किसके पास भेज देते हैं? इसको बचा कर कौन ले जाता है? नागर ब्राह्मण। और नागर ब्राह्मण क्या करते हैं? कालभोज रावल को पहले तो लेके जाते हैं भांडेर। पहले कहाँ लेके जाते हैं? भांडेर लेके जाते हैं। भांडेर पड़ता है मध्य प्रदेश में। पहले तो कहाँ लेके जाते हैं? ये भांडेर मध्य प्रदेश में। लेकिन इनको ये जगह सेफ नहीं लगती। तो नागर ब्राह्मण को लगता है कि बप्पा रावल को यहाँ पे लोग मार सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये वापस से लाते हैं। ये वापस से कहाँ लाते हैं? नागदा के अंदर। कहाँ लाते हैं? नागदा के अंदर लाते हैं। नागदा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पारासर गांव। क्या नाम है? पारासर गांव। और उस पारासर गांव के अंदर ये क्या करते हैं, बप्पा रावल का पूरा भेष चेंज कर देते हैं। और एक ऋषि होता है जिसका नाम होता है हरित ऋषि। और बप्पा रावल को कहते हैं कि अब तुम हरित ऋषि की सेवा करो, इनकी गाय चराओ। तो नागदा में आने के बाद में जो बप्पा रावल है वो क्या करने लग जाता है? हरित ऋषि की गाय चराने लग जाता है। हरित ऋषि की गाय, हरित ऋषि की गाय चराने लग जाता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से अब बप्पा रावल के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आप हेडिंग लगा लेना बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में क्या क्या कहानियां हैं हम सबकी चर्चा करेंगे। उन कहानियों में सत्य क्या है और कल कपोल कल्पना क्या है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास थी वो एक इंट्रोडक्शन क्लास समझ लो या ब्रीफ क्लास समझ लो, सामान्य जानकारी की बात क्लास समझ लो। कल से हम मेवाड़ के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन सबके जो टाइम है कालक्रम अनुसार हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धमाका सीरीज हमारी चल रही है, सबने मुझे बताया अभी, तो धमाका सीरीज को आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाकर ला सके। ठीक है दोस्तों, पढ़िए, चलो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।